हेलो फ्रेंड्स। तो हमने इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में मींस डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था। सभी पार्ट्स को कहा था कि डिस्कस करेंगे विद डिटेल। तो उनमें से हो गए थे एक तो माउथ, बकल कैविटी, और बकल कैविटी के अंतर्गत आने वाले जो पार्ट्स थे जैसे कि एक था पैलेट, पैलेट के बाद टंग और टंग के बाद टीथ। इन सबको हमने डिस्कस किया था। टीथ और डेंटल फार्मूला ये सब हमने डिस्कस कर लिया था उस दिन। अब अगला पार्ट आता है फेरिंग्स। तो माउथ है, माउथ के बाद बकल कैविटी, बकल कैविटी में ही जिह्वा होती है, जीभ होती है, टंग जिसे कहते हैं, एक मोटी मांसल संरचना होती है और इसकी छत जो होती है ये पैलेट कहलाती है। ये भाग फेरिंग्स कहलाता है जिसे हम हिंदी में ग्रसनी कहते हैं। फेरिंग्स को हिंदी में हम ग्रसनी कहते हैं। और ये जो फेरिंग्स होती है ये दो भागों में डिवाइड होती है। फेरिंग्स भाग हम कह लेंगे दो भागों में डिवाइड होता है। फेरिंग्स का जो पृष्ठ भाग होता है नासा ग्रसनी तथा अधर भाग जो होता है वो मुख ग्रसनी कहलाता है। दूसरी बात, ग्रसनी जो होती है ये कीप नुमा संरचना होती है या फनल लाइक स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट होता है इसके बाद का जो ये नलिकाकार भाग होता है, ये लंबी नलिका जो है ये क्या कहलाती है? ईसोफेगस कहलाती है। इसे हम ईसोफेगस कहते हैं या इसी को हम फूड पाइप भी कहते हैं। इसकी लंबाई जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। अब ये जो है ईसोफेगस आमाशय में जाकर के खुलता है। ईसोफेगस आमाशय में खुलेगा। आमाशय को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से तीन पार्ट्स होते हैं इसके? पहला होता है कार्डियक, पहला होगा कार्डियक, दूसरा होता है फंडिक और तीसरा होता है पाइलोरिक। तीसरा पाइलोरिक। तीन भाग होते हैं। तो कार्डियक भाग में जाकर के खुलती है नलिका या ग्रासनली जो होती है वो कार्डियक भाग में खुलती है। इसलिए यहाँ कार्डियक और ईसोफेगस या ग्रासनली के बीच एक वाल्व पाया जाता है, एक अवरोधनी पाई जाती है जिसे हम कार्डियक अवरोधनी या कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। और फिर जब भोजन आता है आमाशय में आएगा। आमाशय में पाया जाता है HCl। आमाशय में HCl पाया जाता है और आमाशय की दीवार जो होती है इसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। आमाशय की दीवार में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। जठर ग्रंथियां जो होंगी जठर रस का श्रावण करती हैं और जठर रस जो होता है वो भी डाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, पाचन में हेल्प करता है। HCl जो होता है, HCl का काम क्या होता है? HCl जो है ये एक अम्ल है और ये क्या करता है कि भोजन में आए हुए जो बाहर से आए हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें ये क्या करता है कि नष्ट करता है। और दूसरी बात, भोजन को सड़ने से बचाता है। फिर इसके बाद जो HCl है इसका एक काम और होता है। दूसरा काम क्या होगा कि ये पेप्सिन और रेनिन, चलो इसको हम बाद में भी डिस्कस करते हैं। जो पाचन है, पाचन की प्रोसेस है उसमें हम डिस्कस करेंगे इसको। HCl जो होता है और फिर ये भोजन के साथ मिल जाएगा और ये इसकी दीवार पर क्रिया ना करने पाए आमाशय की दीवार पर अगर क्रिया करेगा तो आमाशय की दीवार जो होगी ये क्षतिग्रस्त हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी दीवार पर क्रिया ना करने पाए इसलिए क्या होता है कि इसमें एक म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है या म्यूकस मेम्ब्रेन का एक आवरण पाया जाता है जिससे म्यूकस सेक्रीट होता रहता है और ये जो HCl होता है ये उसी म्यूकस पर ही क्रिया करता है जिससे म्यूकस ही डिजॉल्व होता है, कटता रहता है और आमाशय की दीवार को कोई क्षति नहीं पहुंचती है। कभी कभी ये होता है कि जैसे कोई फास्ट रखते हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन में अगर फास्ट रख रहे हैं बिना कुछ खाए पिए तो ये काफ़ी दिन तक खाली रहता है। जो खाली रहता है तो HCl तो उसमें बनेगा ही बनेगा। HCl जब बनेगा भोजन इसमें होगा नहीं, क्योंकि फास्ट टाइम होगा तो भोजन नहीं होगा। भोजन नहीं होता है तो ये HCl जो होता है इसकी दीवार पर क्रिया करता है इस पे और ये इसको काट देता है, क्षतिग्रस्त कर देता है। इसमें घाव हो जाते हैं और धीरे धीरे आंत में भी घाव हो जाते हैं जिसे पेप्टिक अल्सर कहते हैं या हम कह लेंगे जिसे अल्सर कहा जाता है। अल्सर रोग आपने सुना होगा, इसे हम अल्सर कहते हैं। खैर, इसके बाद ये जो भोजन होता है इस आमाशय में लगभग 3 से 5 घंटे तक रुकता है, ठहरता है। ठीक है, और फिर आमाशय में जब भोजन 5 घंटे तक रुकेगा और इसमें कुछ क्रियाएं होती रहती हैं और फिर ये भोजन जो होता है हल्के भूरे रंग की जो है लुगदी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, लुगदी या काइम के रूप में, इसे हम काइम कहते हैं, हिंदी में लुगदी कहेंगे।
और इंग्लिश में काइम कहते हैं, काइम के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। फिर यही भोजन जो होता है आमाशय से छोटी आंत के डियोडिनम भाग में आता है, छोटी आंत के डियोडिनम या ग्रहणी भाग में आता है। और यहाँ पर भी एक वाल्व पाया जाता है जो यूनिडायरेक्शनल होता है। ये भी यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है कि भोजन को एक दिशा में जाने देगा, ये वापस नहीं आने देता है। आमाशय से छोटी आंत में जाने देगा, छोटी आंत से वापस आमाशय में आने नहीं देता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, एक दिशीय वाल्व, जो एक ही दिशा की ओर खुलता है, दोनों दिशाओं की ओर नहीं खुलता है, या इसे हम यूनिडायरेक्शनल वाल्व कहते हैं। ठीक है, या फिर और इसका नाम क्या देंगे इसको हम, क्योंकि ये पाइलोरिक भाग है आमाशय का और ये डियोडिनम, तो पाइलोरिक भाग में पाया जा रहा है, इसलिए इसे हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। जैसे यहाँ पर कार्डियक भाग में था ये, तो ये कार्डियक स्फिंक्टर कहलाता था, वैसे ही यहाँ पर ये पाइलोरिक भाग में है, तो इसे हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। फिर भोजन इसके बाद यहाँ से जो है आगे आएगा और आगे की ओर बढ़ता हुआ छोटी आंत से, और फिर छोटी आंत के डियोडिनम भाग में, डियोडिनम जो होती है, डियोडिनम की लंबाई जो होगी वो 25 से 38 सेंटीमीटर होती है लगभग। ठीक है, डियोडिनम की लंबाई जो होती है लगभग 25 से 38 सेंटीमीटर होती है। और जेजुनम जो होता है इसकी लंबाई जो होती है 3.5 होती है, सॉरी 2.5 होगी ये, और ये 3.5 मीटर। इसको हम ये लिख दें यहाँ पे ब्रैकेट में, ये क्या होता है 3.5 मीटर। ठीक है, तो ये इसकी लेंथ होती है। छोटी आंत वैसे जो है, छोटी आंत को हम कहते हैं कि छोटी आंत जो होती है इसकी लंबाई 6.5 मीटर होती है, 6.5 मीटर। ये लंबाई में सबसे अधिक होती है, लेकिन लंबाई में सबसे अधिक होती है, लेकिन इसे छोटी आंत क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पतली होती है। इसका जो डायमीटर होता है, मतलब व्यास जो होता है वो कम होता है, एक पतली नलिका होती है, इसलिए इसे हम छोटी आंत कहते हैं। और ये 3 भागों में डिवाइड होती है। पहला भाग डियोडिनम कहलाता है, जिसकी लंबाई जो होती है 25 to 38 सेंटीमीटर होती है। और जेजुनम जो होता है उसकी लंबाई होती है 2.5 मीटर, और इलियम की लंबाई होती है 3.5 मीटर। ठीक है, ये छोटी आंत की लंबाई, उसके तीनों भागों की अलग अलग लंबाई होती है। वैसे छोटी आंत की लंबाई होती है 6.5 मीटर होती है। फिर इसके बाद जो भोजन होता है छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में आता है। छोटी आंत से बड़ी आंत में जब आएगा तो छोटी आंत जाकर बड़ी आंत में खुलेगी। छोटी आंत और बड़ी आंत का जो संधि स्थल होता है, छोटी आंत तथा बड़ी आंत का जो संधि स्थल होता है, वहां पर भी एक वाल्व पाया जाता है। ये भी एक दिशीय वाल्व होता है। इस वाल्व को हम कहते हैं इलियोसीकल वाल्व। इस वाल्व को क्या कहेंगे, इलियोसीकल वाल्व, या हिंदी में शेषांत्र उंडकीय कपाट कहते हैं, इलियोसीकल वाल्व कहते हैं। ये जो वाल्व होता है, फिर यहाँ इसके द्वारा भोजन जो होता है बड़ी आंत में आता है, बड़ी आंत के सीकम भाग में आता है। ये इलियम भाग है छोटी आंत का, ये बड़ी आंत का सीकम है। इलियम और सीकम के बीच में वाल्व पाया जाता है, इसलिए इसे हम इलियोसीकल वाल्व कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो सीकम भाग होता है, ये बड़ी आंत का सीकम भाग होता है। यहाँ से ये बड़ी आंत का सीकम भाग कहलाता है। सीकम भाग में लगभग 9 सेंटीमीटर लंबी, लगभग 9 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका निकली हुई होती है, बंद नलिका निकली हुई होती है, जिसे हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। ये एक अवशेषी अंग के रूप में विद्यमान होती है हमारे शरीर में, जिसकी लंबाई लगभग 9 सेंटीमीटर है। ये हमारे पूर्वजों में सर्वाधिक विकसित होती थी, और इस समय जो है धीरे धीरे इसका ह्रास होता जा रहा है, मतलब ये छोटी होती जा रही है, बंद नलिका के रूप में होती। कभी कभी इसमें इन्फेक्शन हो जाता है कि किसी प्रकार की कोई गंदगी भर जाने से क्या होता है कि इसमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन्फेक्शन जब होता है उस कंडीशन को हम अपेंडाइटिस कहते हैं, उस कंडीशन को अपेंडाइटिस कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर भोजन जो होगा बड़ी आंत के सीकम भाग से, और फिर ये कोलन होता है, बड़ी आंत का ये कोलन भाग है। बड़ी आंत को भी हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, बड़ी आंत को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन ये जो होती है 3 भागों में डिवाइड होती है। पहला क्या होता है, सीकम, कोलन और रेक्टम, 3 भाग होते हैं इसके।
सीकम, कोलन और रेक्टम। तो सीकम भाग जो होता है ये सीकम भाग है, और कोलन भाग जो होता है ये बड़ा होता है, और इसे हिंदी में हम बृहदांत्र कहते हैं, हिंदी में बृहदांत्र कहते हैं। और फिर कोलन के आगे का भाग जो होता है ये थैलीनुमा संरचना जो होती है ये रेक्टम कहलाती है, या इसे हम मलाशय कहते हैं। भोजन जो होगा वो पास होता है बड़ी आंत के जो है सीकम से कोलन में, कोलन से फिर रेक्टम में आता है। रेक्टम में जब भोजन आएगा तो इसमें भोजन से जो जल की मात्रा होती है वो अवशोषित होती रहती है रेक्टम की दीवार से, और इसमें कुछ बचे हुए जो अपशिष्ट या अपचित पदार्थ होते हैं या हानिकारक वर्ज्य पदार्थ होंगे हमारे शरीर में जिनका पाचन नहीं हो सका है, उन्हें एनएस के द्वारा, एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। और यहाँ पर ये जो कोलन भाग होता है, कोलन में भी ये उभार पाए जाते हैं। ये बड़ी आंत में जो उभार होते हैं, बड़ी आंत में पूरे में उभार है, उभार युक्त है संरचना। ये जो उभार पाए जाते हैं इन उभारों को हास्ट्रा कहते हैं, इन उभारों को हास्ट्रा कहते हैं। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और तो इस उभार को हम क्या कहेंगे, हास्ट्रा कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। तो देखेंगे यहाँ पे पोषण के चरण, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ये कौन कौन से होते हैं। पोषण के चरण जो होते हैं, जैसे पहला होता है इंजेशन, दूसरा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, एंड थर्ड जो होता है वो एसिमिलेशन होता है, एसिमिलेशन, एंड फिफ्थ इजेशन। ठीक है, तो इजेशन अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण या इजेशन क्या होता है, मतलब इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड, इनटेक मतलब भोजन को ग्रहण करना, बाह्य वातावरण से भोजन को ग्रहण करने की क्रिया जो होती है वो अंतर्ग्रहण या इनटेक कहलाती है, इंजेशन कहलाती है। अगला होता है डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, हम लोग इसके पहले जान चुके हैं कि डाइजेशन क्या है, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल इनटू सिंपल फूड पार्टिकल इज कॉल्ड डाइजेशन। मींस जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ने की जो क्रिया होती है वो पाचन कहलाती है। फिर अगला जो स्टेप होता है वो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन या अवशोषण। अवशोषण का मतलब क्या है, अवशोषण मतलब पचित भोज्य पदार्थ, पचित भोज्य पदार्थ ये जो होते हैं ये रुधिर में, रुधिर के द्वारा या रुधिर वाहिनियों के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। हम ये कह लें कि जो आंत होती है, माना कि ये आंत है, तो आंत में एक संरचना जो होती है उंगली लाइक, उंगली जैसी या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, इस एक इकाई को हम रसांकुर कहते हैं, एक इकाई को रसांकुर कहते हैं। छोटी आंत की जो आंतरिक कला में पाए जाते हैं ये उंगली सदृश उभारनुमा संरचना होती है जिसे हम रसांकुर कहते हैं। ठीक है, अब ये जो उभार होते हैं, पहली बात तो इनका काम क्या होता है, ये जो आंत है ये आंत का छोटा सा टुकड़ा हमने ले लिया, और उसको जब देखेंगे कि अंदर स्टडी करेंगे, उसके इंटरनल स्टडी में देखेंगे कि क्या होता है, कैसे स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें ये उभार दिखते हैं। इन उभारों को, इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं रसांकुर या इंग्लिश में विलाई कहते हैं। फिर ये जो विलाई होते हैं ये क्या होगा कि इसमें जो पास होने वाला जो भोजन होता है, जो भोजन होगा उससे पचित भोज्य पदार्थों को अवशोषित कर रुधिर वाहिनियों तक पहुंचाने का काम करते हैं, रुधिर वाहिनियों में पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये क्रिया अवशोषण कहलाती है। जैसे इसमें निकलने वाला, जो पास होने वाला जो भोजन होता है वो क्या होता है, पहली बात तो ये रसांकुर जो होते हैं लहराते हुए रहते हैं। ये जो भी भोजन होता है, जो भी फ्लूइड इसमें फ्लो हो रहा होता है उसको अंदर की ओर धकेलने का काम करते हैं। और फिर ये क्या करेंगे कि इसमें जिससे जो भोजन है तो इससे पचित भोज्य पदार्थों को अवशोषित करते हैं और
पचित भोज्य पदार्थों को अवशोषित करने की क्रिया यही क्या कहलाती है? अवशोषण कहलाती है। इनका प्रमुख कार्य क्या होता है, या हम कह लें कि इनका महत्व क्या होता है? इनका महत्व जो होता है, ये भोजन के ये आंत में अवशोषण क्षेत्र को बढ़ा देते हैं, आंत में अवशोषण क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अगला जो होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का काम क्या होता है? एसिमिलेशन क्या है, इसका क्या मतलब होता है? जैसे भी रसायनकुर के द्वारा भोज्य पदार्थों का अवशोषण होता है और अवशोषित भोज्य पदार्थों का ब्लड के माध्यम से या ब्लड के द्वारा पहुंचकर कोशिकाओं के जीवद्रव्य में विलीन होने की जो क्रिया होती है वो एसिमिलेशन या स्वांगीकरण कहलाती है। एसिमिलेशन या स्वांगीकरण कहलाती है। स्वांगीकरण मतलब पचित भोज्य पदार्थों का अवशोषित होकर रुधिर के द्वारा पहुंचकर कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में विलीन होने की क्रिया जो होगी वो स्वांगीकरण कहलाती है। अगला इजेशन। इजेशन का मतलब क्या होता है? जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं, अनडाइजेस्टेड मतलब अपचित भोजन, अपचित भोजन जो होता है उसका बाहर निकलना, उसका बाहर निकलना है, उसको बाहर निकालने की जो क्रिया होती है वो इजेशन कहलाती है। ठीक है, तो ये इतने इसके स्टेप्स होते हैं, ये कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अबाउट। हाँ, एक चीज अभी हमने कहा था कि जो जैसे पाचन है, तो पाचन में हमने बताया था कि जो HCl होता है, HCl का काम कि HCl क्या होता है कि जो जठर रस होगा, जठर रस में एक एंजाइम पाया जाता है पेप्सिन। और इसके पहले भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि पाचन जो होता है मतलब विभिन्न भागों में पाचन, तो विभिन्न भागों में पाचन कहाँ का, जैसे डाइजेशन है तो ये कहाँ, मुख गुहा में पाचन, मुख गुहा में पाचन। तो मुख गुहा में पाचन किस प्रकार से होता है ये हम लोग देखते हैं। मुख गुहा में क्या होता है कि जब भोजन को चबाते हैं तो उसमें लार निकलती है और लार आकर के भोजन में ठीक प्रकार से मिक्स हो जाती है। लार में उपस्थित जो टाइलिन एंजाइम होता है, लार में उपस्थित जो टाइलिन एंजाइम होता है ये क्या करता है, इसमें स्टार्च पर क्रिया करके या स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, या हम कहते हैं कि शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये इसका टाइलिन का काम होता है, टाइलिन। ठीक है, अगला होता है जैसे ये मुख गुहा में पाचन हो गया। मुख गुहा में पाचन के बाद आता है ग्रास नली में पाचन, ग्रासनाल में पाचन कह लें हम उसको, ग्रासनाल में पाचन। तो ग्रासनाल में पाचन किस प्रकार से, देखो ग्रासनाल में किसी प्रकार का कोई पाचक एंजाइम नहीं निकलता है, ग्रासनाल में किसी प्रकार का कोई पाचक एंजाइम नहीं निकलता है। तो ग्रासनाल में सिर्फ भोजन वही पास होता है जो मुख गुहा से आगे की ओर निकलते हैं, वही खाली ग्रास नली के द्वारा आमाशय तक जाता है। तो इसमें पाचन कैसा होगा, पाचन कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, किसी प्रकार की कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। लेकिन जो टाइलिन एंजाइम होता है जो भोजन में मिल चुका होता है, पहले से मिक्स हो गया होता है, ये टाइलिन जो होता है ये स्टार्च पर बराबर क्रिया करता रहता है और वो ग्रासनाल में भोजन जब खिसकता है तब भी ये टाइलिन जो होता है उस पर क्रिया करता रहता है। बाकी इसमें किसी प्रकार का कोई पाचक एंजाइम जो है वो नहीं निकलता है। फिर अगला क्या होता है, आमाशय में पाचन। आमाशय में पाचन, आमाशय में पाचन जो होता है, आमाशय में पाचन किस प्रकार से होगा, देखिए आमाशय में भी जठर रस होता है, जठर रस स्रावित होता है, जठर रस में भी कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। जो एंजाइम्स होते हैं वो कौन कौन से होंगे, एक तो होता है पेप्सिन और दूसरा होता है रेनिन, पेप्सिन और रेनिन। तो पेप्सिन जो होता है ये पहले पाया जाता है प्रोपेप्सिन फॉर्म में। ठीक है, तो जठर रस में दो एंजाइम्स होंगे, एक तो होगा पेप्सिन, दूसरा होता है रेनिन। ठीक है, तो पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है, पेप्सिन जो होगा वो प्रोटीन का पाचन करेगा और रेनिन जो होता है वो मिल्क का पाचन करता है। ठीक है, तो पेप्सिन होगा, ये पेप्सिन जो होता है ये प्रोपेप्सिन फॉर्म में होता है, प्रोपेप्सिन फॉर्म में होता है और रेनिन जो होता है ये प्रोरेनिन फॉर्म में होता है।
ठीक है, ये इसकी इनएक्टिव फॉर्म होती है, इनएक्टिव फॉर्म, ये भी इसकी इनएक्टिव फॉर्म होती है। इनएक्टिव फॉर्म का मतलब होता है निष्क्रिय अवस्था होती है, ये इस समय इस फॉर्म में क्रिया नहीं करता है। जब तक ये प्रोफेज में होता है तब तक ये क्रिया नहीं करता है। प्रोपेप्सिन जो होता है ये HCl के संपर्क में जब आता है, और प्रोरेनिन भी जब HCl के संपर्क में आएगा तो ये अम्ल से क्रिया करके क्या होता है, ये एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, मतलब पेप्सिन में बदल जाता है। प्रोपेप्सिन जो होगा, तो अभी हम कह रहे थे कि ना पेप्सिन, जो प्रोपेप्सिन होता है, प्रोपेप्सिन ये HCl से क्रिया करके पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और प्रोरेनिन जो होता है ये भी HCl से क्रिया करके ये रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोपेप्सिन फॉर्म जो होती है वो इनएक्टिव फॉर्म होती है, प्रोरेनिन फॉर्म होगी वो भी इनएक्टिव होती है, लेकिन जो प्रोपेप्सिन जब पेप्सिन में कन्वर्ट होता है तो इसकी ये एक्टिव फॉर्म होती है, और ये भी इसकी एक्टिव फॉर्म होती है, ठीक है। ये जो होता है ये प्रोटीन को, पेप्सिन जो होगा ये प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है, पेप्टोन्स में बदलता है। और ये जो होता है रेनिन जो होता है ये मिल्क को केसीन या पैराकेसीन में बदल देता है, पैराकेसीन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये पाचन जो होता है, मतलब प्रोपेप्सिन होगा और प्रोरेनिन होता है, दो एंजाइम्स होते हैं। प्रोरेनिन जो होता है, प्रोपेप्सिन, ये दोनों इनएक्टिव फेजेस होती हैं। प्रोपेप्सिन HCl से क्रिया करके पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो इसकी एक्टिव फॉर्म होती है, और ये प्रोटीन पर क्रिया करके उसको पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है, मतलब प्रोटीन का पाचन करने का काम करता है। अगला प्रोरेनिन में होता है, प्रोरेनिन ये भी HCl से क्रिया करके रेनिन फॉर्म में आता है, ये इसकी इनएक्टिव फॉर्म, ये इसकी एक्टिव फॉर्म होती है। और फिर एक्टिव फॉर्म में जब आएगा रेनिन, ये मिल्क पर क्रिया करेगा और ये इसकी केसिन प्रोटीन जो होती है, मतलब इसको पैराकेसिन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये दूध का